हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में। साथियों, आज का हमारा टेस्ट सीरीज है टेस्ट नंबर 3। और इसके पहले जो हम लोग टेस्ट कर चुके हैं उसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी कर चुके हैं। ये दृष्टि का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है साइंस। आज हम देखेंगे साइंस, और इस साइंस में देखेंगे जो प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम है दृष्टि का, उसके तहत जो ये टेस्ट सीरीज मिल रही है 24 का। तो इसमें यह है कि आज हम साइंस देखेंगे और साइंस में वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहाँ साइंस स्टार्ट है, क्योंकि हर एक इसके टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग का आप देखेंगे 40 से 50 क्वेश्चन क्या रहते हैं, करंट अफेयर के रहते हैं। तो वो क्वेश्चन हम आपको अलग से करा देंगे। बाकी यहाँ पर हम सिर्फ आपको क्या करा रहे हैं, करंट अफेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस पेपर दृष्टि का आप देखेंगे 3 और 4 है इसमें। ठीक है, तो आज का हमारे टेस्ट नंबर 3 है, और ये टेस्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कि साइंस को, ठीक है, साइंस वाला है सेक्शन है। ठीक, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके कंप्लीट डिटेल एनालिसिस का डिस्कस करेंगे। और साथ ही बता दें कि आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की ये सीरीज़ कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दृष्टि की टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। तो अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए पहले बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस टेस्ट सीरीज़ को। यहाँ से आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसे यहाँ से हम डायरेक्ट स्टार्ट किए हैं इस पीडीएफ को 47। अभी भी यहाँ पे करंट अफेयर की क्वेश्चन है दिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन साइंस का स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट होगा लगभग 49 से। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बाकी करंट अफेयर का सेपरेट, मतलब जितने टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे उनको एक सेपरेट वीडियो बना के उसको कवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सेगमेंट वाइज बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ही, तो सब्जेक्ट ही देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है 49 से। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों 49 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके पहले का जो क्वेश्चन है आपको दिखा दें कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए जैसे अभी यहाँ पे आईएनएस वगैरह, भारत पनडुब्बी है ना, 5G तकनीकी, ये सब क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 से, और यहाँ से कंप्लीट करेंगे अपने पूरे टेस्ट सीरीज को। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दही, नींबू पानी, संतरे का रस या सिरका। तो साथ ही इसमें कौन सा एक जो है अम्ल नहीं है, तो हो जाएगा ये नींबू पानी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नींबू पानी। क्यों ऐसा, कि आप देखेंगे कि दही में भी अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और संतरे का रस और सिरका, इन सब में अम्ल पाया जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक, और नींबू पानी की अगर बात करें तो नींबू पानी एक अम्ल नहीं है, ये क्या है, ये एक क्षार है। क्या है, ये एक क्षार है। और इसमें जो इसका रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, इसलिए नींबू पानी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप जरूर बताइएगा कि ये टेस्ट सीरीज वाले में आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। ठीक है, नींबू पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहा है कि लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का कारण क्या है। ठीक है, लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का कारण क्या है, तो ऑप्शन है कोयला, ओजोन, है ना, नाइट्रिक अम्ल या पराबैंगनी किरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। ठीक है, ऑप्शन ए कोयला हो जाएगा। क्लियर है, वो इस कोयला से लंदन स्मॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये लंदन में बना था, और इसका दूसरा नाम अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है सल्फरस हेज। क्या नाम है, सल्फरस हेज, ये नाम याद रखिएगा, सल्फरस हेज इसका दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अश्रु गैस जो है ना, अल्फा क्लोरो एसिटोफेनोन, गंधक, सल्फर, अस्ट्रेंजर गैस, जिनोन, लाफिंग गैस, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सही नहीं है, तो डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि लाफिंग गैस जो है ये नाइट्रोजन नहीं है। बाकी 3 जो सही है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अच्छे से तैयार कर लेना। अश्रु गैस, ठीक है, गंधक और स्ट्रेंजर गैस, जिनोन। लाफिंग गैस नाइट्रोजन ना होकर तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे अगर देखें तो ना नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, माचिस कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। किस तत्व का प्रयोग किया जाता है साथियों, इसमें ऑप्शन है सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सल्फर। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माचिस हो गया या फिर कीटनाशक हो गया, है ना, कवकनाशक हो गया, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे रासायनिक इसमें, तो इसका जो मुख्य व्यावसायिक उपयोग है सल्फेट और फास्फेट के
उसके लिए उर्वरक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैच करने वाला है 53। सूची 1 और 2 से मिलान करना। सूची 1 है, सूची 2 है। इधर क्या है, अम्ल के नाम है, उधर क्या है, स्रोत। तो एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। ठीक है, तो मिलान करना है। तो आप देखेंगे एसिटिक अम्ल किसका हो जाएगा, पहले तो सिरका हो जाएगा, ए का तीसरा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, है ना। टार्टेरिक अम्ल खट्टा, और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर हो जाएगा, टार्टेरिक अम्ल आपका अंगूर हो जाएगा, और मैलिक अम्ल सेब हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ए का तीसरा, ठीक है, और बी का हो जा रहा है हमारा दूसरा, ए का तीसरा और बी का दूसरा। तो अभी इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ए का तीसरा, बी का दूसरा। तो आपको पहले ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए में मिल गया राइट आंसर ए। इससे ज़्यादा, इसको मिलाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रही, इस चीज़ को याद कीजिएगा, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिरका का हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर, टार्टेरिक अम्ल अंगूर और मैलिक अम्ल सेब। इस तरीके से मिलान वाला भी ध्यान रखिएगा। साथ ही एक चीज़ और बता दें आपको कि इसी टेस्ट सीरीज और PYQ से रिलेटेड, यानी इसका पूरा कंप्लीट निचोड़ दीजिए। जिस तरीके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी एक अलग सीरीज चलाई जा रही है शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो सीरीज आप जरूर जाके देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम आपको टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, PYQ अलग से करा रहे हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट सीरीज एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चलाई जा रही है, बूस्टर सीरीज के नाम से। ठीक है, तो उस चीज़ को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। मानव रक्त का pH मान होता है। तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है, 7 से कम, ठीक है, या फिर इस डिफरेंस में आप देखिए कितने में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 7.35 से 7.45 के बीच में ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि pH का अर्थ आप जानते हैं, pH का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की क्षमता यहाँ से तात्पर्य pH मान, और pH मान आप जानते हैं किस किस तरीके से वेरी करता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी के जो उसका pH मान है मूत्र का, यानी पेशाब का आपका है, तो 6 से लेके वो कितना, 6 से लेके 7.5 के बीच में रहता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ एक और pH आपको बता दें ब्लड का। ठीक है, ब्लड का pH भी ध्यान रखिएगा। ब्लड का pH आप देखेंगे 7.35 से, ठीक है ना, और कितना 7.45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला ही हमारा हो जाएगा, ध्यान रखना इस तरीके से चीज़ों को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप है। कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है साथ में, कास्टिक सोडा का क्या हो गया, रासायनिक रूप से क्या इसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं आप देखेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो ये नाम भी याद रखेंगे, बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है। और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसका भी नाम आपको बता देते हैं। कॉपर सल्फेट का भी एक नाम है, इसको कहते हैं नीला थोथा। क्या कहते हैं, नीला थोथा या ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल या नीला थोथा इसको कहा जाता है ना। तो ये सब नाम भी याद रखिएगा ऑप्शन के थ्रू, जो जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सिर्फ हम बता दे रहे हैं, लेकिन जो वाला नोट्स वाली निचोड़ वाली क्लास करा, शॉर्ट नोट्स वाली, वहाँ पे आपको देखेंगे सारा आपको एक पेज पे एकदम नोट्स के माध्यम से वहाँ पे सब आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और दूसरा कह रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से सही उत्तर का प्रयोग बताइए कौन सा सही है, या तो ये एक ऑप्शन, दो, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, दोनों यहाँ पर सही है अपनी जगह पर। यानी अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, जो इस तरह के रसायन होते हैं जो फलों को पकाने के काम आते हैं, तो ऑप्शन एल्केन्स, फिनोल, एथिलीन या फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन। ठीक है, फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, एथिलीन। तो एथिलीन याद रखिएगा, एथिलीन नाम याद रखिएगा। ठीक है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसे फूड स्पिरिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो फूड स्पिरिट के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, सोडियम क्लोराइड या ग्लिसरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल को इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो CH3OH होता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसको क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट। ठीक है, वुड स्पिरिट के नाम से किसको जानते हैं? मिथाइल अल्कोहल को। ठीक है, नाम याद रखें वुड स्पिरिट। इसको किस लिए के उपयोग किया, कहाँ किया था इसका? तो पेंट के ये विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? और इसमें कुछ अलग से नाम जो जिसको एक्सप्लेन करना, सोडियम क्लोराइड जानते हैं, बेंजाइल एल्कोहल और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ग्लिसरॉल क्या है? इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक ट्रायल यौगिक है। इसमें क्या होता है कि ये रंगहीन गंधहीन एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, जो लिपिड्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी नहीं है तो वो चीज़ पहले हाईलाइट कर लीजिएगा। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो सही नहीं है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE जो है टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। और PC रबड़ क्लोरोफ्लोपिन जो है पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। और नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है नियोप्रीन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्यों ये गलत है कि नियोप्रीन जो है ये एक सिंथेटिक रबर है, ना कि प्राकृतिक बहुलक। क्या एक सिंथेटिक रबर है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है हमसे गलत कौन सा है, तो और नियोप्रीन वाला गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है, ये नियोप्रीन होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है थोड़ा जान। इसका उपयोग जो है पाइप बनाने में, ठीक है, बेल्ट बनाने में इत्यादि में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो नियोप्रीन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, बुलेट प्रूफ सामग्री जो है बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है केवलर, लेक्सन, टेफ्लॉन। इसका उपयोग करके बताना है कि किस में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो देखिए किस में उपयोग की जाती है, ऑप्शन देख के बताइए, केवलर, लेक्सान या टेफ्लॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। आप देखेंगे यहाँ पर कि केवलर और लेक्सान इसी दोनों का उपयोग करके क्या बनाए थे? बुलेट प्रूफ सामग्री बताई जाती है। टेफ्लॉन का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन जो है एक सिंथेटिक पॉलीमर है। इसका उपयोग जो है कुकवेयर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किया था। टेफ्लॉन अलग से भी आपसे ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिक बर्तन वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो चिपकने वाला बर्तन ना हो। ठीक है, बहुत चिकना होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग उससे लेके पैन वगैरह जो होता है, फिर कढ़ाई वगैरह जो आती है जिसमें नॉन स्टिक वाली होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप तो कि पूरा चीज़ आपको यहाँ समझ में आया। केवलर और लेक्सान इससे बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है, और टेफ्लॉन इसका ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन TNT का उपयोग किया जाता है। अभी इसको बताएं साथी, जब हम PYQ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। वहाँ पे आपको हम बताए थे कि इसको इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसको डायरेक्ट बताया था कि विस्फोटक है। क्या होता है ये? एक विस्फोटक होता है। तो देखिए PYQ वाली जो सीरीज़ है उसमें क्या हम आपको लिए करा रहे हैं कि जो पूरे PYQ पे BCS के उसको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, साइंस हमने 5 दिन का टारगेट दिया था। साइंस जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको टारगेट दिया जाता है। ठीक है, अभी टारगेट साइंस का था तो साइंस कंप्लीट हुआ, फिर साइंस के फुल लेंथ यहाँ पे टेस्ट करा दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमने पूरे PYQ में इस चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके ऑप्शन को डिटेल एनालिसिस के साथ किया था, जो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। जितने लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है और ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन अगर देखेंगे तो इसका उपयोग किया जाता है, तो क्या है? एक विस्फोटक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन PYQ से ही है। LPG तरलीकृत जो है इसका गैस निर्मित है किससे? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा तो कुछ नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए देखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, LPG में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। LPG में जो दुर्गंध आती है वो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है उसमें, मिथाइल मरकैप्टन, ताकि अगर LPG रिसाव करे, ठीक है, LPG रिसाव करे तो उसका पता लगाया जा सके। एथिल मरकैप्टाइन उसका नाम है। क्या नाम है? एथिल मरकैप्टाइन। उसको नोट कर लीजिएगा, एक बार बता देते हैं। एथिल मरकैप्टाइन वो क्या होता है? LPG में जो दुर्गंध पैदा होती है, क्या होती है? LPG में जो दुर्गंध पैदा होती है, जैसे गैस लीकेज किया महकना शुरू कर देता है, तो एथिल मरकैप्टाइन होता है। ठीक है, तो पॉइंट भी याद रखिएगा, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? फिर से देखिएगा नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है।
सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एस्कॉर्बिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्मिक अम्ल का उपयोग जो है इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि ये उत्तेजक वाष्पशील अम्ल है। क्या है ये? उत्तेजक वाष्पशील है। बाकी 3 का अगर उपयोग हम देखें तो उसमें किया जाता है, और पूछा नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फार्मिक अम्ल। क्यों नहीं है हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये क्या है? एक वाष्पशील उत्तेजक रंगहीन अम्ल है, ठीक है। और इसमें द्रव में ये मौजूद क्या होता है, इसमें कुछ चींटियों द्वारा ये उत्सर्जित, तो फार्मिक अम्ल किसके द्वारा? चींटियों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो उसके डंक में ये चीज़ भी पूछा जाता है, क्वेश्चन साइंस का पूछा हुआ है, ठीक है, फार्मिक अम्ल के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 64। प्रशांतक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रशांतक उपयोग किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का विकास करने के लिए, चिंता को कम करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में। तो इसका उपयोग किया जाता है साथियों चिंता को कम करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रशांतक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चिंता को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ पीड़ाहारी औषधियों का उपयोग जो है चेतना को खोए बिना, जैसे होता ना कि दर्द से राहत के लिए किया जाता है, तो उसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल तो आप देखेंगे, एस्पिरिन और या पैरासीटामोल उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी PYQ से, क्वेश्चन हम करा चुके हैं PYQ वाले में। देखिएगा, उत्पाद दिया हुआ है और उसके चीनी के प्रकार दिए हुए, अंगूर, शहद, दूध और टेबल शुगर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? टेबल शुगर। इसका क्या करना है हमें? इसका हमें मैचिंग करना है। मैचिंग वाला ये विकल्प यहाँ नीचे दिया हुआ है, पहले ऊपर से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा सही बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए अंगूर, अंगूर में क्या होगा आपका? अंगूर में ग्लूकोज होगा, ठीक है। अंगूर में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। शहद में आपका क्या हो जाएगा? सीधे सीधे फ्रैक्टोज हो जाएगा। दूध आप जानते ही हैं, दूध में क्या होगा? लैक्टोज, ठीक है। चौथा टेबल शुगर क्या है? टेबल शुगर आपका क्या बचा? टेबल शुगर आपका बचेगा सुक्रोज, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आप मिलान कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अभी नीचे जो हम 1 2 3 4 मिलाएंगे वो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ए का दूसरा और बी का पहला, चलिए ढूंढ लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। ए का दूसरा और बी का पहला। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या? हमको पहला ही मिल जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर मिल जा रहा है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिर से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा, अंगूर याद करिए ग्लूकोज, शहद फ्रक्टोज, दूध लैक्टोज, टेबल शुगर सुक्रोज। तो ये चीज़ याद है, यही हमें याद रखना है, आगे यही परीक्षा में काम आने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? बार बार ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट पर नहीं। वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा, सोडियम रोसिनेट, सोडियम सल्फेट। तो इसमें साबुन के निर्माण में किसका उपयोग नहीं किया जाता साथियों? तो देखेंगे सोडियम सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। साबुन को निर्माण में किसका किसका? वनस्पति तेल भी यूज होता है, कास्टिक सोडा भी यूज होता है, सोडियम रोसिनेट भी यूज होता है। तो ये सब क्या होता है? उसमें कच्चे माल के तौर पे तीनों यूज किए जाते हैं। और इसमें क्या यूज नहीं किया जाता है? तो वो देखेंगे क्या नहीं यूज किया जाता है? सोडियम सल्फेट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कच्चे माल के तौर पर इन तीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ये 3 पे हमें ध्यान रखना है कि जो उपयोग किया जाता है और जो नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, कूलम, वोल्ट, हर्ट्ज। क्या है विद्युत शक्ति का मात्रक? तो हो जाएगा इसका विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। शक्ति इक्वल टू क्या होता है? शक्ति अगर आप देखेंगे तो इसका होता है क्या है? P इक्वल टू W/T इसका फार्मूला होता है, और वहाँ से हमें क्या मिल जाता है? ये वाट इसका मात्रक मिल जाता है। बाकी अदर भी जो मात्रक है उसके बारे में देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। कूलम क्या है? ये कूलम क्या है? आवेश का मात्रक है, ठीक है, चार्ज का। कूलम क्या है? आवेश का मात्रक हो गया। हर्ट्ज जो है आपका किसका? फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो गया, यानी आवृत्ति का मात्रक हो गया, ठीक है। वोल्ट क्या हो गया? वोल्ट जो है आप देखेंगे विद्युत विभव है, किसका? विद्युत विभव है। इस तरीके से जब आप टेस्ट सीरीज को लगाते हैं या फिर PYQ को लगाते हैं, ऑप्शन जहाँ से कुछ चीज़ें बन सकती है उन सब चीज़ों का, मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पे इससे पूछ लिया विद्युत शक्ति का मात्रक, आप लगाया ऑप्शन वाट लगाया, फटाफट से आगे बढ़ गए। लेकिन अगर जहाँ पे थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन निकल रही है ऑप्शन से, उनको भी हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि अगली बार इसका भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से हमें PYQ भी करना और टेस्ट सीरीज भी करना है। तो हमने आपको तीनों ऑप्शन का बता दिया, जहाँ पे बन पा रहा है जो चीज़ पॉइंट्स निकल पाएंगे वहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक है 68 नंबर क्वेश्चन, किसका मात्रक है? दूरी का, गति का, तीव्रता का या समय का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये सभी जानते हैं किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। क्लियर है? और प्रकाश की चाल आप जानते हैं, इसमें आपको बता दें क्या कहते हैं, खगोलीय वर्ष जो है
भी दूरी का मात्रक है, जिसमें आपको तय की दूरी जितना होता है वो बता दें कितना होता है 9.46 इंटू 10, ठीक है। इतना मीटर पे ये करके इतनी डिस्टेंस पे ये क्या होता है तय की हुई दूरी के बराबर होता है, खबीले दूरी के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑडोमीटर से एक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69, ओडोमीटर एक उपकरण है। कैसा उपकरण है? ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, एक पहिए वाला वाहन दर्ता है कि दूरी को नापने के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग या आवृत्ति को नापने के लिए, तरंगदैर्घ्य उपकरण के लिए तरल पदार्थ या गैसों के दबाव को मापता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फ्लक्स को मापता है, ठीक है। तो इस पैरा का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये क्या करता है? पहिए वाले वाहन दर्ता है कि वे दूरी को मापता है। क्या करता है? पहिए वाली दूरी है तो मापता है, ठीक है। राइट आंसर समझ में आ गया इसका ही। इसमें बहुत सारा और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अब यहाँ पे आवृत्ति और इसको मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, उसको नाम है ओंडोमीटर। क्या नाम है उसका? ओंडोमीटर इसका नाम होता है, नोट कर लीजिएगा। ओंडोमीटर जो विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति वगैरह ये सब मापता है। और तरल पदार्थ या गैसों के दाब को कौन मापता है? तो मैनोमीटर। इसका क्या उपयोग होता है? ये किस कौन नापता है? तो मैनोमीटर, नोट कीजिएगा आप लोग इसको, मैनोमीटर, ठीक है। तरल पदार्थ या गैसों के दाब को मापता है मैनोमीटर। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फ्लक्स को कौन मापता है? तो ये भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। विद्युत चुम्बकीय विकिरण फ्लक्स को क्या मापता है? तो रेडियोमीटर। क्या मापता है? रेडियोमीटर, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, रेडियोमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका ओडोमीटर, हमने आपको बता दिया राइट आंसर। और इसके साथ साथ क्या आपको यहाँ पे देखने को मिला है? 3 अलग क्वेश्चन भी आपको जहाँ से ऑप्शन से बन पा रहा है वो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं या PYQ लगा रहे हैं, तब जाके आपका कहीं प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन लगा कर रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है टार्च के रूप में, वाहनों के हेडलाइट्स के रूप में, सर्च लाइट के रूप में इसका उपयोग करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण वाहनों के अगर हेडलाइट्स और टार्च के रूप में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए 1 और 2, ठीक है। इसमें क्या है 70 नहीं, इसमें 1 मिनट, ये भी नहीं होगा, ये हेडलाइट्स में तो नहीं होगा। 1 मिनट, इसका ऑप्शन देखिए 1 2 3 70 का आपका क्या हो जाएगा? डी, तीनों होगा, ठीक है। सर्च लाइट में भी होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, 71 नंबर क्वेश्चन हो गया था। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है, किसके रूप में किया जाता है, इसको थोड़ा समझिए। टार्च के रूप में, वाहनों के अगर हेडलाइट्स के रूप में, और सर्च लाइट के रूप में, ठीक है। इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। क्या करता है, क्या है, किस लिए कि जो समांतर सारी किरणें हैं उसके पुंज बना के इसका रिसीव करने के लिए, एक जगह रिसीव करने के लिए, से बहुत सारी लाइट निकल रही है तो उसको ला की जगह डाइवर्स करा के एक पॉइंट पे उठाने के लिए, ठीक है। इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका देखिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का एक जगह और उपयोग किया जाता है जो सेविंग के लिए वो यूज़ किया जाता है, दर्पण वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक। और दांतों के डॉक्टरों के लिए, दांतों के डॉक्टर जो है वो उपयोग करते हैं इसका। तो 2-3 उपयोग और इसका याद रखिएगा, ठीक है साथियों। अवतल दर्पण का उपयोग 3 जगह तो आई है, उसके साथ साथ दांत वाले डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या बताया आपको कि ये सेविंग वाले जहाँ पे दाढ़ी बनती है वहाँ पे शीशे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 ये स्टेटमेंट वाला है, पर स्टेटमेंट पढ़िए फिर बताते हैं इसका क्या करना है। इमारतों के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में जो ऊंची धातु की छड़ स्थापित की जाती है, तड़ित चालक का उपयोग करके इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो क्या ये बात किस तरीके से सही है? पहले तो दोनों स्टेटमेंट देखिए अपनी जगह सही है कि नहीं। तो हम देख पाते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी सही है, भी सही। अब इसका कारण है कि नहीं, तो कथनाभिकरण सही है कि नहीं, वहाँ पे क्योंकि लगा के पूछे। मान लीजिए कि भवन है, निर्माण हो रहा है, उस पर छड़ लगाया गया क्योंकि तड़ित चालक का उपयोग करके बिजली से बचाने के, तो बिल्कुल सही है। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन है। यानी ये भी सही है और आर भी सही है और उसका व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है इसमें। तो प्रकाश का जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सही बात है, ठीक है। प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर जो हम देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रकाश जो है सभी सतहों से परावर्तित होता है। अब ये नहीं कि कितना होता है, ठीक है, लेकिन सभी सतहों से थोड़ा बहुत तो परावर्तित होता ही है। तो स्टेटमेंट सही है और ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कथन कारण वाला है।
कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे कम होती है ये बात कह रहा है ना। तो ट्रैफिक सिग्नल लाल का तो उपयोग किया जाता है, तो कथन सही है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम नहीं होती, तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये वाला कंसेप्ट जो हम PYQ पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन किए थे कि देखिए जब किसी चीज़ की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तो उसका क्या होगा, प्रकीर्णन, यानी उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो लाल रंग की तो प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तो यानी इसका क्या होगा, तरंग दैर्ध्य तो ज़्यादा है, तो यहाँ क्या दिया, तरंग दैर्ध्य कम है, यानी आर गलत हो जाएगा। ठीक है, आर गलत हो जाएगा, तो ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन में देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। ये बात समझ में आई होप कि आ गई। यहाँ पे कंसेप्ट है कि तरंग दैर्ध्य इसका लाल का कम नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है। इसी वजह से देखेंगे बैगनी का जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, 74 देखिए, 74 देखिए, ध्वनि का स्रोत दिया हुआ है और तीव्रता दिया हुआ है, यानी किस किस तरीके से कौन सी ध्वनि होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इंसान सामान्य श्वास ले रहा है तो उसकी ध्वनि कितनी होगी, कारखाने का कितना होगा, बातचीत का कितना होगा, व्यस्त यातायात का कितना होगा। तो सामान्य श्वास की अगर बात करें तो कितना होगा, इसका 10 डेसिबल होगा। 1/4 में डूबना है, पहले एक बार देख लें ऑप्शन में, तो 1/4 तो आई थिंक हमारा पहले ही राइट आंसर मिल जाएगा, बाकी अभी हम मिला लेते हैं। 1/4 यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर छोड़िए, यहाँ पर आकर पहले देखिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बी का तीसरा हो जाएगा। औसत कारखाने का कितना होता है, लगभग 80 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत कितनी होती है, तो आप देखेंगे सामान्य बातचीत जो होता है वो 60 डेसिबल, और यातायात वाला कितना हो जाएगा, 70 डेसिबल। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन PYQ से बनाया हुआ है, वहाँ पे एक बार पूछा था PYQ में कि पत्ते की सरसराहट का कितना डेसिबल होता है। ठीक है, तो लगभग 20 से 30 डेसिबल का वहाँ पे था, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमें देखना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और मिलान वाला फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि व्यस्त यातायात का 70, ठीक है, औसत कारखाने का इतना और बातचीत का 60, श्वास के लिए कितना 10 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। जब ऊष्मा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। पूछ रहा है कौन सा, यहाँ पे पूछ रहा सही है और वहाँ पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है, मतलब गुप्त ऊष्मा के केस में कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला। ठीक है, बी, यानी केवल 2 इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। जो पूछ रहा सही नहीं है तो ये एक सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ही, बी केवल यहाँ पे सही हो जाएगा। इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा के बारे में सही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट पहला जो है सही है और ये सही नहीं है। ठीक, अब उन दोनों में से कौन सा सही है, यानी हमको जो टिक लगाना है वो बी होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, ये हो गया 75 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले तो देखिए यांत्रिक तरंगों के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि इसमें एक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह या तो अनुप्रस्थ तरंग हो सकती है या तो अनुदैर्ध्य तरंग हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें होती है जो स्टेटमेंट के बारे में कंसेप्चुअली कर लीजिए, इस तरह से पूछे थे। यांत्रिक तरंग के बारे में अगर आपको पता हो कि यांत्रिक तरंग क्या होती है, तो इसमें होता है क्या है कि तरंग जो इसको दोलन करने के लिए इसके माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। क्या होती है, एक माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। सही है, या तो ये दो ही तरह हो सकती है, या तो अनुप्रस्थ तरंग या तो अनुदैर्ध्य तरंग। एक में क्या होता है दोलन उसके लंबवत होता है और एक क्या होता है उसके हॉरिजॉन्टली दोलन होता है। ठीक है, तो दो तरह की किस्म होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। क्लियर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगे दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेव्स, EMB जिसको कहते हैं। तो गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव या एक्सरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में होता है, गामा तरंगे। क्लियर है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। गामा तरंगों में सबसे ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, और इनका अगर हम बात करें रेडियो तरंगे या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो इनका एक क्रम होता है। ठीक है, तो वो जो विजुअल इफेक्ट पे आता है वो तरंग, उस हिसाब से इनकी एनर्जी डिसाइड होती है। क्लियर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, इसमें देखिएगा 78 कह रहा है कि विद्युत जनरेटर
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और कह रहा है दूसरा क्या है कि विद्युत मोटर जो है, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पूछ रहा है कौन सा से सही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी जगह पर दोनों सही है। क्या करता है ये जनरेटर, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा रहती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युत जनरेटर। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे हमको क्या प्राप्त होती है, बिजली प्राप्त होती है। और मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता, पारा, टंगस्टन, कार्बन या कैडमियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्बन। ठीक है, कार्बन का जो उपयोग जो है अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसका जो होता है, जो अतिचालकता का गुण जो दर्शाते हैं उस तरह के पदार्थ, उस पर आप देखेंगे पारा है, टंगस्टन है, कैडमियम है, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम, स्टैंड्स और सीसा, ये सब आते हैं उसमें। ठीक है, कार्बन नहीं आता है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कौन सा से सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी केवल दो सही। अब देखिए फ्यूज में जो प्रयुक्त तार होते हैं उनका गलनांक उच्च नहीं होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न, ताकि उससे ज़्यादा अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी या तुरंत वहाँ से क्या हो जाए तो गल जाए और वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसका क्या होगा, गलनांक उच्च नहीं होता है, गलनांक उसका थोड़ा सा निम्न होता है। ठीक, और क्या है यहाँ पे कि प्रयुक्त होने वाली धारा एक अधिकतम सीमा होती है, तो ये सही है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बी यहाँ पे केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विद्युत चुम्बकों का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, चुंबकीय कंपास, मोबाइल फ़ोन, भारी वजन उठाने वाले खिलौनों में। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भारी वजन उठाने वाली खिलौनों में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें संकेत के लिए थोड़ा सा यूज किया जाता है। कंपास में किया जाता है चुंबकीय सुई, वो तो चुंबक की बनी होती है। ठीक है, तो उसमें उपयोग नहीं होता। रेफ्रिजरेटर में क्या है, रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी कोई इस तरीके का चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें का स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, टंगस्टन। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, टंगस्टन, तो कौन सा कुचालक है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन क्या है, कुचालक पर समझिए कि जो अपने अंदर क्या कहते हैं, उसमें वो आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इसमें सबसे अगर इसमें प्रवाहित हो जाता है वो तो एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है, लेकिन इसमें नहीं होगा, तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शामिल है क्या, कुर्मुत्ता, वायरस, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो इसमें क्या शामिल है, इसमें जीवाणु, जो जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है इसकी बात करें तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है, वो इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से शामिल क्या होगा इसमें, जीवाणु, ये सब नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, जीवाणु इसमें शामिल है। ठीक है, ये होता है क्या है, लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टेज को, ठीक है, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जो दही को खट्टा स्वाद देता है। क्या करता है, दही को खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या कह रहा है कि बल मापने की मानक इकाई क्या है। ठीक है, बल मापने की मानक इकाई क्या है, तो मीटर, न्यूटन, जूल, न्यूटन, मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन, ऑप्शन सी। बल मापने की इकाई क्या है, न्यूटन होता है, ये सिंपल सा आंसर है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सिंपल सा है, बाकी आप जानते होंगे इसमें बताने वाला तुमने। 85 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, विश्राम अवस्था में। ठीक है, जब एक मंच पर रखा जाता है गति में, शून्य गुरुत्वाकर्षण में, तो कब होता है, तो गति की अवस्था में। गतिज ऊर्जा किस पिंड में गतिज ऊर्जा कब होगी, गति की अवस्था में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गति की अवस्था में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ
ठीक है, mv² ऐसे नहीं वेलोसिटी होगी तभी जाकर उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर नहीं पूछा, ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर का उपयोग क्या है, तो प्राप्त सिग्नल का संचालन करना, ठीक है, सिग्नलों को विद्युत रूप में परिवर्तित करना, सिग्नलों के शोर को कम करना, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ मान लीजिए इसका उद्देश्य पूछा, जैसे आप देखेंगे सिग्नल प्राप्त करना, तुरंत आप फटाक से इस पर लगा देंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। करना क्या है कि पहले पूरा ऑप्शन को आप एक बार पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है उससे भी बढ़िया आपको ये सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया आंसर क्या है, नीचे है, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना, ठीक है, उपयुक्त रूप से। यहाँ पे परिवर्तित संचालन तो हो सकता है, लेकिन क्या ट्रांसमीटर क्या करता है काम, तो इसलिए पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे, थोड़ी सी हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। पशुपालक में जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भेड़ पालन, मत्स्य पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन। उपयुक्त में से ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो पशुपालन में क्या क्या आता है, ठीक है, पशुपालन में अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी इसमें क्या आते हैं, पशुपालन में ही आते हैं, ठीक है। ये जितने भी पालन है कि क्या हो जाएंगे, ये सब के सब राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु द्वारा होता है। बीटी टॉक्सिक, ठीक है, तो इसका उत्पादन क्या होता है, ये क्या है, ये एक तरह का कपास है, बीटी कॉटन जिसको कहते हैं, बीटी कॉटन, ठीक है। ये एक जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो किस जीवाणु से ये उत्पन्न होता है, ऑप्शन है बेसिलस सुब्टिलिस, ठीक है, कीटाणु एंथैरोसिस, ठीक है, बैसिलस थर्मोपिलस और बैसिलस थुरिंजीजिनेसिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बीटी कॉटन के नाम से फेमस है और ये जीवाणु से मिलकर बनता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे, ठीक है, जीवाणु द्वारा बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है, ठीक है। तो ई जीन, टीडीएनए, ठीक है, एफ जीन, नीफ जीन, ठीक है। 89 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे नीफ जीन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नीफ जीन जो है ये कृषि जीवाणु में जीन राइजोबियम को क्या कहता है, अलग किया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी नीफ जीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। उसमें क्या है, टमाटर के पकने में देरी का कारण क्या है, कि अगर टमाटर देर से पक रहा है तो इसका कारण क्या है। परिवर्तन, एंटीसेस पीजी, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन या विषाक्त जीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीसेस पीजी, ठीक है। ये क्या है, एंटीसेस पीजी क्या है, ये पॉली ग्लैटुरोनोज का निर्माण करता है, जो इसकी पकने की प्रक्रिया को थोड़ा सा स्लो कर देता है, ठीक है। तो टमाटर क्यों देर से पकता है, तो एंटीसेस पीजी की वजह से टमाटर देरी से पकता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है, सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के बारे में पूछ रहा, सही नहीं है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है, पहले ही मिल गया हमको, यही गलत दिख रहा है, ठीक है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं, ठीक है। रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और आर्किया को शामिल किया जाता है, ये भी ठीक है, ठीक। सूक्ष्म जीव अपने चबापचे के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं, भी ठीक है। तो पहले ही गलत हमको ऑप्शन ढूंढना था, सही नहीं था, तो यही वाला ये सही हो जाए, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर ये इसका 91 का सही हो जाएगा। अगला है 92। प्रतिबंध एंजाइम क्या है। प्रतिबंध एंजाइम क्या है, लीकेज, स्टिकी एंड वेक्टर, आणविक कैंची, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आणविक कैंची, ठीक है। प्रतिबंध एंजाइम क्या है, आणविक कैंची, इसका राइट आंसर 92 का। नेक्स्ट देखेंगे 93। निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रौद्योगिकी से उपकरण है। प्रतिबंधित एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, सक्षम मेजबान। इसका उपयोग करके बताना है, किसका फूड का प्रयोग करके बताना है। 1 2 3 4 वाले ऑप्शन देख के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का 1 2 3 तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को तीनों सही है। पूछ रहा है कि प्रौद्योगिकी डीएनए प्रौद्योगिकी उपकरण है, तो ये तीनों को तीनों उपकरण है, ठीक है। तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, प्रतिबंध, क्लोनिंग बैक्टीरिया, सक्षम मेजबान, तीनों क्या डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिकम्बाउंड डीएनए के बारे में है, कॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में संदर्भ स्टेटमेंट दिया हुआ है। डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का क्या पृथक्करण, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस
सेज जो है डीएनए का विखंडन, वांछित डीएनए का टुकड़े का पृथक्करण, पुनः संयोजक इसको मेजबान को स्थानांतरित करना, उस प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है जिसमें ये स्टेटमेंट पूरा प्रोसेस होता है, यानी हमको इसको बताना है कौन पहले होता है कौन बाद में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, 1 2 3 4 पहले से स्टार्ट होता है ये। इसमें क्या होता है कि पहले इसका जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस जानेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, इसमें पहले ये होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी तीनों, ये 1 2 3 4, 1 2, ठीक है 3, फिर 4, ये प्रोसेस है। प्रोसेस आप एक बार पीछे से देख कर समझ लीजिएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में दिया हुआ है, स्टेटमेंट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी में यहाँ पर राइट आंसर था 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन 95 क्या कह रहा है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित के लिए किया जाता है, या फिर आप देखेंगे पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे अगर इसकी बात करें तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है एंजाइमों के संदर्भ में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। है क्या इसमें कह रहा है एंजाइमों के संदर्भ में। ठीक है, तो लाइसोजाइम जो है इसका उपयोग बैक्टीरिया कोशिका को विघटित के लिए किया जाता है और पादप कोशिका के विघटन के लिए सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं? बायोगैस उत्पन्न करने के लिए जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं? काइटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन या पनीर चीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? यहाँ पे जो बैक्टीरिया आमतौर पर पाए जाते हैं और ये बायोगैस पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं उस पर ये पैदा होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सेल्यूलोज। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। जीवित जीवों के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? ठीक है, तो प्राणी, प्रोटिस्टा, कवक या पादप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें क्या कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल किसमें वो है नहीं है। सेल वॉल आप देखेंगे किसमें नहीं है, तो प्राणी वाले में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 98 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं, तो सही है। पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो गलत ही में बताना था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी जीवन का पहला रूप थी। ठीक है, इनमें से कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। ये सब क्या है, उदाहरण इसके नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वाले में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? तो लाइसोसोम, तर्काय, ठीक है, राजधानी, राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइबोसोम्स। ठीक है, प्रोटीन जो है कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हाँ ठीक है, यहाँ तो हो गया इसमें। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। एक इसमें थोड़ा सा भी जान लीजिए, क्या कहते हैं लाइसोसोम। इसको क्या कहते हैं? इसको कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग, तो लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिकाएं कहा जाता है, जिनमें पूर्ण सूत्रों के 2 पूर्ण समूह होते हैं। ठीक है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में पूर्ण सूत्रों की संख्या समान हो। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, तो देखेंगे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सी पे नहीं है, हर बार होता है ना सी पे रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, तो बी होगा हमारा। ठीक है, बी होगा, ई और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है अपनी जगह पर सही है। क्लियर है? तो यहाँ तक हो गया साथियों। देखेंगे हम हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ बता दें साथियों कि यहाँ पे PYQ जो एग्जैक्ट पेपर है उसके सेगमेंट वाइज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है ना। ये इतने सारे सेशन आ चुके हैं प्रीलिम्स के, वो आप जाइए वहाँ पे PYQ में कीजिए।
वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर पीवाईक्यू के सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों। इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और घटना चाहिए, इतनी सारी चीज़ों को आप कवर अप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा यूपी स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए बता दें, उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए, जनगणना, संगीत, नृत्य उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है, और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड। इस तरीके से सारी चीज़ आपको यूपी स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।